कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति की जहां शादीशुदा जिंदगी में विवाद इतना बढ़ जाए कि एक साथी बस अचानक घर छोड़कर चला जाए, बिना कोई स्पष्ट कारण बताए। बिल्कुल। और जो व्यक्ति पीछे छूट गया है वो बेचारा अदालत का दरवाजा खटखटाता है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि उसका साथी अकारण चला गया है। लेकिन अदालत उस मामले को जल्दी सुलझाने के बजाय उसे एक ऐसे ट्रायल में धकेल देती है जो शायद 10 साल तक चलता है। वही तो, हर कुछ महीनों में एक नई तारीख मिलती है। मतलब अंतहीन कागजी कार्रवाई, वकीलों की भारी भरकम फीस और एक ऐसी न्यायिक प्रक्रिया जो फैसले तक पहुंचने से ज्यादा तारीखें आगे बढ़ाने में माहिर लगती है। हाँ, सुनने वालों के लिए ये किसी बुरे सपने जैसा लग सकता है, लेकिन भारत की पारिवारिक अदालतों में ना ये एक बहुत ही आम सच्चाई है। सही कहा। लेकिन क्या हो अगर इस पूरी थकाऊ प्रक्रिया को बाईपास करने का कोई गुप्त रास्ता हो? मेरा मतलब है कोई ऐसा कानूनी ट्रैपडोर या शॉर्टकट जो उन 10 सालों की जिरा को खत्म करके कुछ ही महीनों में सीधा फैसला सुना सके। और मजे की बात यह है कि ये शॉर्टकट कोई किताबी कल्पना नहीं है। मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स और अमन वाजपेयी जी के जो कानूनी नोट्स और दस्तावेज आज इस गहन विश्लेषण के केंद्र में है ना, हाँ, वे ठीक इसी ट्रैपडोर की बात करते हैं। आज की इस गहरी पड़ताल में हम विशेष रूप से हिंदू मैरिज एक्ट यानी HMA के सेक्शन 9 के मुकदमों की चीर-फाड़ करने वाले हैं, जिसे वैवाहिक अधिकारों की बहाली या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कहा जाता है। बिल्कुल। और हमारा मुख्य ध्यान इस बात पर होगा कि कैसे सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसे आमतौर पर CPC कहते हैं, उसके ऑर्डर 12, रूल 6 और सेक्शन 151 का रणनीतिक उपयोग करके वादी तेजी से फैसला प्राप्त कर सकता है। मतलब ये जानकारी किसी भी ऐसे इंसान के लिए सच में जीवन रक्षक हो सकती है जो इन पारिवारिक विवादों के भंवर में फंसा है। अरे बिल्कुल। अदालतों का बोझ और सालों चलने वाले मुकदमे किसी की भी ऊर्जा निचोड़ लेते हैं। ऐसे में बिना लंबी गवाही और ट्रायल के केवल दस्तावेजों के आधार पर डिक्री प्राप्त करने की ये जो रणनीति है ना, ये एकदम गेम चेंजर साबित होती है। सही कहा। लेकिन इस समाधान या ट्रैपडोर के काम करने के तरीके को समझने से पहले मुझे लगता है उस मूल समस्या की जड़ में जाना जरूरी है। हाँ, ताकि हम समझ सकें कि इससे बचा कैसे जाए। बिल्कुल। आखिर ये जो सेक्शन 9 के मामले होते हैं, इनमें इतनी देरी होती क्यों है? देखिए, इसे समझने के लिए अदालती ट्रायल की पूरी मशीनरी को देखना होगा। जब हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के तहत मुकदमा दायर होता है, तो मुख्य कानूनी सवाल ये नहीं होता कि क्या कोई घर छोड़कर गया है। अदालत ये देखती है कि क्या वो व्यक्ति बिना किसी उचित कारण के गया है, मतलब विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज। क्योंकि कानून तो विवाह संस्था को बचाने का प्रयास करता है ना? बिल्कुल। कानून कहता है कि पति पत्नी का साथ रहना उनका दायित्व है। अब दिक्कत यहाँ आती है कि अदालत में पेश किए गए तथ्य सीधे सीधे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते। वे अक्सर व्याख्या या इंटरप्रिटेशन का विषय बन जाते हैं। मतलब बात तथ्यों की नहीं रहती, उन तथ्यों के पीछे की कहानी की हो जाती है। एकदम सही। और उसी कहानी को साबित करने के लिए वो लंबी साक्ष्य प्रक्रिया या एविडेंस स्टेज शुरू होती है, जहां पहले वादी अपनी गवाही देगा, फिर प्रतिवादी का वकील उससे जिरह करेगा। हाँ, क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, फिर प्रतिवादी अपने गवाह लाएगा और वादी का वकील उन्हें तोड़ने की कोशिश करेगा। और अगर कोई गवाह उस दिन कोर्ट नहीं आ पाया तो अगली तारीख 3 महीने बाद की मिलेगी। हाँ। और अगर जज का ट्रांसफर हो गया तो प्रक्रिया और लटक जाएगी। ये पूरी व्यवस्था इस बात पर आधारित है कि दोनों पक्ष झूठ बोल सकते हैं, इसलिए हर एक दावे को कसौटी पर कसा जाना चाहिए। मतलब ये तो एक ऐसे 10 सीजन वाले टीवी शो की तरह हो गया जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। बहुत सही तुलना है ये। और यहीं पर ये पारंपरिक ट्रायल व्यवस्था एक बोझ बन जाती है। तो क्या अदालतों में कोई ऐसा फास्ट फॉरवर्ड बटन है जो सीधे फैसले तक ले जाए? बिल्कुल है। और CPC का ऑर्डर 12, रूल 6 यही तस्वीर में आता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये प्रावधान जजमेंट ऑन एडमिशन की बात करता है। जजमेंट ऑन एडमिशन मतलब स्वीकृति पर निर्णय? हाँ, ये अदालत को अधिकार देता है कि अगर किसी पक्ष ने मुकदमे के दौरान कोई महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया है तो उस तथ्य को साबित करने के लिए किसी गवाह या लंबी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। ओह वाह! मतलब उस स्वीकृति के आधार पर अदालत सीधे अपना फैसला सुना सकती है। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। अगर अदालतों को पता है कि पक्षकार समय बर्बाद कर रहे हैं तो वे इस ट्रैपडोर का इस्तेमाल हर केस में क्यों नहीं कर लेती? क्योंकि वो एडमिशन मिलना इतना आसान नहीं होता। वही तो।
आखिर ये एडमिशन मिलता कहाँ है? कोई भी व्यक्ति जो अपना बचाव करने कोर्ट आया है, वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? मेरा मतलब है वो खुद लिखित में ये क्यों देगा कि हाँ, मैं बिना कारण घर छोड़कर गया हूं और मेरी ही गलती है? देखिए, यहाँ मानव मनोविज्ञान और कानूनी दांव-पेच का बहुत ही रोचक मिश्रण देखने को मिलता है। लोग अदालत में कभी अपनी गलती नहीं मानते। हाँ, कोई नहीं कहता कि मैं गलत हूँ। बिल्कुल, वे जो करते हैं वो अपनी स्थिति या वर्तमान स्टेटस को स्पष्ट करना होता है। अच्छा, तो वो खुद को सही ठहराने के चक्कर में कुछ ऐसा बोल जाते हैं? हाँ, यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि जब प्रतिवादी अदालत में अपना जवाब दाखिल करता है, जिसे रिटेन स्टेटमेंट कहते हैं, या जब वह किसी कानूनी नोटिस का रिप्लाई भेजता है, तो वो अपनी कहानी बताने के लिए एकदम बेताब होता है। और उसी बेताबी में वो लिख देता है कि हाँ, ये सच है कि मैं पिछले 1 साल से अलग रह रहा हूँ क्योंकि मुझे अब इस रिश्ते में नहीं रहना। बिल्कुल, वो सोचता है कि उसने अपना पक्ष मजबूती से रख दिया है, लेकिन एक चतुर वकील की नज़र में उसने अभी-अभी सेक्शन 9 के लिए आवश्यक सबसे बड़ा तथ्य स्वीकार कर लिया है कि वो अलग रह रहा है और वैवाहिक जीवन में लौटने का उसका कोई इरादा नहीं है। सही कहा। मतलब बचाव पक्ष आक्रामकता दिखाने के चक्कर में अपना सबसे कमजोर पहलू उजागर कर देता है। वो अपने बचाव की दीवार खड़ी कर रहे होते हैं और अनजाने में ही वादी को वो हथियार थमा देते हैं जिससे पूरी दीवार एक झटके में गिराई जा सकती है। वाह! और दस्तावेजों की इस भूल भुलैया में से उसी एक लाइन को खोज निकालना ही असली कानूनी कला है। लेकिन मनीष शुक्ला जी और अमन वाजपेयी जी के नोट्स एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी देते हैं यहाँ पे। कैसी चेतावनी? हर स्वीकृति या एडमिशन इस फास्ट फॉरवर्ड बटन को चालू नहीं कर सकता। वो जो एडमिशन है ना, वो स्पष्ट, बिना शर्त और विवादारहित होना चाहिए। बिना शर्त मतलब अनकंडीशनल? हाँ, उसमें कोई ऐसा झोल या अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए जिससे दो अर्थ निकलते हों। अगर अदालत को उस एक लाइन का मतलब समझने के लिए 10 और पन्ने पढ़ने पड़े तो वो स्पष्ट एडमिशन नहीं है। बिना शर्त होने का मतलब ये हुआ कि उसके साथ कोई ऐसा लेकिन या अगर नहीं जुड़ा होना चाहिए जो पूरी बात का अर्थ ही पलट दे। बिल्कुल। इसे इस तरह देखा जा सकता है कि अगर कोई कहता है मैं अलग रह रहा हूं तो ये एक साफ एडमिशन है, लेकिन अगर वो कहता है मैं अलग रह रहा हूं क्योंकि मैं काम के सिलसिले में दूसरे शहर में हूं, तो ये एक शर्त या कारण बन गया। एकदम सही। और जब वादी के वकील को वो स्पष्ट और बिना शर्त वाला एडमिशन मिल जाता है, तब क्या होता है? तब शुरू होता है ड्राफ्टिंग का वो चरण जहां इस फंदे को कसा जाता है। स्रोतों में इस एप्लीकेशन को तैयार करने के लिए 3 बहुत ही व्यवहारिक चरण बताए गए हैं। अच्छा, क्या ये ड्राफ्टिंग के 3 चरण एक तरह का चेकलिस्ट है जो अदालत के सामने साबित करने होते हैं? हाँ, आप इसे चेकलिस्ट कह सकते हैं। पहला, ये कि प्रतिवादी ने अलग रहने की बात को बिना किसी दबाव के स्वयं स्वीकार किया है। ये लिखित रिकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए। और दूसरा चरण शायद ये साबित करना है कि दोनों के बीच कानूनी विवाह होने पर कोई विवाद नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अगर प्रतिवादी ये कह दे कि हमारी तो शादी ही वैध नहीं है, तो बात अलग रहने या साथ रहने से बहुत आगे निकल जाती है। यह सही कहा। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस कानूनी ट्रैप को पूरा करती है, वो ये दिखाना है कि प्रतिवादी के अलग रहने के पीछे कोई ठोस और वैध कारण रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। मतलब उसने अलग रहने की बात मान ली है, शादी को मान लिया है, लेकिन ऐसा कोई कानूनी आधार पेश नहीं किया है जो उसे वैवाहिक दायित्वों से भागने की छूट देता हो। एकदम सटीक। जब ये तीनों बातें एक साथ अदालत के सामने रखी जाती हैं, तो प्रतिवादी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। ये तो ड्राफ्टिंग की एक बहुत ही आक्रामक रणनीति लग रही है। आप प्रतिवादी को उसी के बयानों के जाल में घेर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन दस्तावेजों में एक और प्रावधान का जिक्र बार बार आता है, सेक्शन 151 सीपीसी। सेक्शन 151। स्रोतों का सुझाव है कि ऑर्डर 12 रूल 6 की एप्लीकेशन को सेक्शन 151 के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। हाँ, रीड विद सेक्शन 151। तो अगर मैं एक उपमा दूं, तो अगर ऑर्डर 12 रूल 6 एक ऑनलाइन शॉपिंग ऑर्डर है, तो क्या सेक्शन 151 उसे एक्सप्रेस डिलीवरी में अपग्रेड करने का तरीका है? अरे वाह, ये बहुत ही बेहतरीन उपमा है। बिल्कुल ऐसा ही है। सिस्टम को ये बताना कि चीजें साफ है, अब इसे तुरंत खत्म किया जाए। तो ये एक्सप्रेस डिलीवरी काम कैसे करती है? देखिए, ये समझना जरूरी है कि 1908 में जब सीपीसी बनाई गई थी ना, तो कानून बनाने वालों को ये भली भांति पता था कि वे भविष्य में आने वाली हर एक स्थिति के लिए नियम नहीं लिख सकते। हर कानूनी पेज का अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए उन्होंने सेक्शन 151 के माध्यम से अदालतों को अंतर्निहित शक्तियां दी,
इनहेरेंट पावर्स, ये वो शक्तियां हैं जो न्याय के हित में और अदालती प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। यानी अदालत केवल नियमों की गुलाम नहीं है। अगर उसे लगता है कि कोई नियम न्याय में देरी कर रहा है तो वो इन शक्तियों का उपयोग कर सकती है। बिल्कुल। तो जब एक वादी अपनी एप्लीकेशन में सेक्शन 151 जोड़ता है तो वो न्यायाधीश से असल में क्या कह रहा होता है? वो मूल रूप से न्यायाधीश को ये याद दिला रहा होता है कि देखिए, मामले के तथ्य पूरी तरह से स्पष्ट है। प्रतिवादी ने मुख्य बातों को खुद स्वीकार कर लिया है। अब अगर हम पारंपरिक ट्रायल, गवाहों और जिरहा की ओर बढ़ते हैं तो यह न केवल वादी के समय और धन की बर्बादी होगी, बल्कि अदालत के बहुमूल्य समय का भी दुरुपयोग होगा। हाँ, कोर्ट का समय भी तो बचेगा। बिल्कुल। इसलिए वादी कहता है कि न्याय का तकाजा यही है कि आप अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करें और बिना किसी अनावश्यक देरी के डिक्री पारित करें। ये एक तरह से जज को सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित करने का मनोविज्ञान और कानूनी तरीका है। एकदम सही। लेकिन ये सब वादी के नजरिए से बहुत ही शक्तिशाली लगता है। मानो एक अचूक हथियार मिल गया हो जिससे ट्रायल की लंबी उम्र को रातों रात खत्म किया जा सकता है। लेकिन कानून में कोई भी रणनीति अभेद्य तो नहीं होती ना। प्रतिवादी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा। बिल्कुल नहीं। अगर ये प्रक्रिया इतनी ही आसान है तो बचाव पक्ष के पास इसे बेअसर करने का क्या तरीका है? अमन बाजपेयी जी के नोट्स में ये स्पष्ट किया गया है कि ये शॉर्टकट तब काम नहीं करता जब एडमिशन के साथ कोई शर्त या बचाव जुड़ा हो। और यही वो जगह है जहां ये कानूनी लड़ाई सबसे ज्यादा जटिल हो जाती है। मान लीजिए वादी ने ऑर्डर 12 रूल 6 के तहत एप्लीकेशन लगा दी कि प्रतिवादी ने अलग रहने की बात मान ली है। ठीक है। लेकिन प्रतिवादी ने अपने रिटन स्टेटमेंट में ये भी लिखा था कि हाँ, मैं अलग रह रहा हूँ क्योंकि वादी मुझ पर शारीरिक क्रूरता करता था। या शायद ये लिखा हो कि मैं अलग हूँ क्योंकि उस घर में मेरी जान को खतरा है। बिल्कुल। अब यहाँ केवल अलग रहने की बात नहीं है। प्रतिवादी ने अपनी स्थिति के पीछे एक बहुत बड़ा कारण लगा दिया है, क्रूरता या असुरक्षा का दावा। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर प्रतिवादी सिर्फ केस को लटकाने के लिए और इस फास्ट फॉरवर्ड बटन को रोकने के लिए हवा में क्रूरता का झूठा आरोप उछाल दे तो? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या सिर्फ एक लाइन में उत्पीड़न लिख देने से वादी की पूरी ड्राफ्टिंग मेहनत बेकार हो जाएगी और केस वापस उसी 10 साल वाले ट्रायल में चला जाएगा? अगर ऐसा है तो ये रणनीति तो बहुत कमजोर हुई। इससे एक बहुत ही जायज संदेह उठता है, लेकिन अदालतें इतनी आसानी से गुमराह नहीं होती। अच्छा, तो वे क्या करती हैं? जब अदालत के सामने बचाव पक्ष की ओर से ऐसा कोई दावा आता है तो न्यायाधीश सिर्फ शब्दों पर नहीं जाते। वे प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया सबूतों की तलाश करते हैं। मतलब वे देखते हैं कि क्या दावों में कोई दम है या नहीं। बिल्कुल। अदालत पूछती है कि अगर आपके साथ क्रूरता हुई थी तो क्या उस घटना की कोई पुलिस FIR है, क्या कोई मेडिकल रिपोर्ट है, क्या कोई घरेलू हिंसा की शिकायत पहले से दर्ज है। तो सिर्फ आरोप लगाना काफी नहीं है, उस आरोप के समर्थन में रिकॉर्ड पर कुछ ठोस आधार भी होना चाहिए। एकदम सही। अगर प्रतिवादी ने केवल बचाव के लिए खोखला आरोप लगा दिया है और उसके समर्थन में दूर दूर तक कोई दस्तावेज या सबूत नहीं है, तो अदालत क्या करेगी? तो अदालत उस दावे को शैम डिफेंस या दिखावटी बचाव मानकर खारिज कर सकती है। ओह। ऐसी स्थिति में वह क्रूरता का दावा उस एडमिशन को प्रभावहीन नहीं कर पाएगा और जज ऑर्डर 12 रूल 6 के तहत फैसला सुना सकते हैं। लेकिन अगर प्रतिवादी ने कोई ठोस सबूत दे दिया तो? हाँ, ये बहुत बड़ा लेकिन है। अगर प्रतिवादी ने अपने दावों के साथ कोई ठोस मेडिकल रिपोर्ट लगा दी है या कोई पुरानी पुलिस शिकायत नत्थी कर दी है तो अदालत मामले को शॉर्टकट से नहीं निपटाएगी, क्योंकि तब वो सच में एक ऐसा विवाद बन जाता है जिसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। प्राकृतिक न्याय या नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत यही कहता है कि किसी के भी गंभीर दावों को बिना गवाही और परीक्षण के खारिज नहीं किया जा सकता। हाँ, तब तो गवाहों को बुलाना ही पड़ेगा। एकदम सटीक। अगर अदालत को लगता है कि दावों में थोड़ा भी वजन है तो उसे ये जांचने के लिए गवाहों और जिरह की जरूरत पड़ेगी कि क्रूरता सच में हुई थी या नहीं। और तब वो मामला ऑर्डर 12 रूल 6 की परिधि से बाहर निकलकर वापस उसी पारंपरिक और लंबे ट्रायल की प्रक्रिया में लौट जाएगा। इसीलिए मनीष शुक्ला जी के अनुभव के आधार पर यह कहा जाता है कि वकालत सिर्फ ये जानने के बारे में नहीं है कि कौन सा हथियार कब चलाना है, बल्कि ये उस संयम के बारे में भी है कि कब कौन सा हथियार इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल। अगर प्रतिवादी का एडमिशन स्पष्ट रूप से सशर्त है तो ऑर्डर 12 रूल 6 की एप्लीकेशन दाखिल करना केवल अदालत का समय बर्बाद करना है और इससे वादी को भी आर्थिक और मानसिक नुकसान ही होगा। तो अगर इस पूरे गहन विश्लेषण को एक जगह समेटा जाए तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के मामलों में
जहां एक पक्ष वैवाहिक अधिकारों की बहाली चाहता है, वहां सीपीसी का ऑर्डर 12, रूल 6 और सेक्शन 151 मिलकर एक ढाल और तलवार दोनों का काम करते हैं। बिल्कुल करते हैं। वादी का वकील अगर चतुराई से प्रतिवादी के दस्तावेजों का विश्लेषण करे, उन बिना शर्त स्वीकृतियों को खोज निकाले और उन्हें एक तार्किक 3 चरणीय एप्लीकेशन में अदालत के सामने पेश करे, तो सालों के इंतजार को महीनों में बदला जा सकता है। लेकिन साथ ही बचाव पक्ष के पलटवार के प्रति सतर्क रहना भी उतना ही आवश्यक है, विशेषकर क्रूरता या असुरक्षा के दावों को लेकर। सच में। तो सुनने वालों के लिए इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, वो आम लोगों के सशक्तिकरण का है। बिल्कुल, कानूनी प्रक्रियाओं को हमेशा एक रहस्यमयी और डराने वाले जाल के रूप में देखा जाता है। हाँ, एक आम इंसान तो कोर्ट कचहरी के नाम से ही घबराता है। लेकिन इन रणनीतिक उपकरणों और प्रावधानों को समझने से कोई भी आम मुवक्किल अपने कानूनी अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हो सकता है। सही कहा। जब कोई व्यक्ति ये जानता है कि अदालत में उसकी कही गई एक-एक बात कैसे उसके ही खिलाफ या उसके पक्ष में इस्तेमाल हो सकती है, तो वो वकीलों के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है। वो खुद अपने वकील से ये सवाल पूछ सकता है कि क्या हम सामने वाले के जवाब में कोई एडमिशन ढूंढ सकते हैं? ज्ञान ही इस व्यवस्था में सबसे बड़ी ताकत है। और ये ज्ञान केवल अदालत के कमरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। समापन से ठीक पहले मेरे दिमाग में एक बहुत ही प्रासंगिक और थोड़ा उकसाने वाला सवाल आ रहा है। अच्छा, वो क्या? जिस पे मुझे लगता है स्रोतों के परे जाकर विचार किया जाना चाहिए, चूंकि इस पूरी रणनीति का मूल आधार एडमिशन या स्वीकृति है। हाँ, एक ऐसा लिखित रिकॉर्ड जो साबित करता हो कि आपकी मंशा क्या थी या आप अलग क्यों रह रहे हैं। बिल्कुल। तो आज के इस डिजिटल युग के बारे में सोचिए, जहां हर व्यक्ति का जीवन फोन पर दर्ज है। ये एकदम सही। जहां हर एक व्हाट्सएप मैसेज, हर एक ईमेल और सोशल मीडिया पर लिखा गया हर एक पोस्ट अपने आप में एक अमिट लिखित रिकॉर्ड है। ये तो सोचने वाली बात है। तो क्या आज के आधुनिक जोड़े अपने रोजमर्रा के झगड़ों में जाने अनजाने में हर दिन ऐसे एडमिशंस तैयार कर रहे हैं? ओह, जब कोई गुस्से में अपने साथी को व्हाट्सएप पर लिखता है कि मैं जा रहा हूं और अब कभी वापस नहीं आऊंगा, तो क्या वो उस पल में अदालत के लिए ऑर्डर 12 रूल 6 का सीधा आधार तैयार कर रहा है? बिल्कुल। क्या भविष्य में वकीलों को रिटन स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत भी पड़ेगी, या वे सिर्फ चैट हिस्ट्री का प्रिंट आउट निकालकर जज के सामने रख देंगे और कहेंगे, देखिए एडमिशन मौजूद है, फैसला सुनाइए? ये एक ऐसा विचार है जो निश्चित रूप से इस डिजिटल दौर में हर किसी को सोचने पर मजबूर करता है ना? मैसेज टाइप करने के बाद सेंड बटन दबाने से पहले शायद इन कानूनी परिणामों पर एक बार जरूर विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये निश्चित रूप से आगे विचार करने योग्य विषय है।